हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर 2 जो है, पार्ट 5 का जो चैप्टर 2 है वो बात करता है पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, संसद या संघ की विधायिका के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। एग्जीक्यूटिव हम पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में और अदर चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिर अटॉर्नी जनरल मैंने आपको पढ़ाया, आर्टिकल 77, 78 मैंने आपको बताया। देन हम आज बात करेंगे आर्टिकल 79 से, जो बात करता है संघ की विधायिका यानी कि संसद के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला प्रोविजन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में कहता है कि संसद का निर्माण जो है वो जो संसद के प्रमुख 3 अंग है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, जिसका पहला तो आपको बता रखा है फर्स्ट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सेकंड राज्यसभा और थर्ड लोकसभा। लोकसभा। तो आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संसद के 3 प्रमुख अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट, राज्यसभा आपका अपर हाउस और लोकसभा के लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों से मिलकर प्रेसिडेंट एंड स्टेट काउंसिल एंड आपकी ये हाउस ऑफ पीपल, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है संसद। किसने कौन कह रहा है? आर्टिकल 79। तो ये तीनों ही क्या है, संसद के प्रमुख अंग माने जाते हैं। अब देखिए, जनरली क्वेश्चन ये राइज होता है कि राष्ट्रपति को जब संसद का प्रमुख अंग माना गया है, लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य तो नहीं होता, तो फिर क्यों इन्हें संसद में शामिल, मतलब यहाँ क्यों इन्हें संसद का प्रमुख अंग माना जाता है? देखिए, राष्ट्रपति भले ही संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो संसद का एक प्रमुख अंग है। ठीक है ना, इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा और लोकसभा, जब संसद का जो सदन होता है उसकी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, उनमें शामिल होते हैं। संसद के जो सदन होते हैं उनको आहूत करते हैं, सत्र अवसान उनको जो स्थगित करना होता है वो करते हैं। लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो संसद के जो सदन है वो जो भी विधायक वहां से जो भी विधेयक वगैरह आते हैं, उन विधेयकों पर मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। उसके बाद में ही वो कानून बनते हैं। ठीक है, तो चूंकि राष्ट्रपति ये सारे प्रमुख कार्य करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक प्रमुख अंग माना जाता है। क्लियर हुई यहाँ तक बात? इसीलिए हम राष्ट्रपति को भी यहाँ शामिल करते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल 79 की बात प्रूफ होती है कि ये तीनों जो है वो संसद के प्रमुख अंग है और इन तीनों से ही संसद का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे, जैसे राष्ट्रपति तो हमने जो कि कंप्लीट कर लिया है पूरा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, राज्यसभा की संरचना पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, लोकसभा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ लेना बहुत आवश्यक है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसे हिंदी में कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आगे मैं आपको पढ़ाऊं, उससे पहले इस प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो 18th सेंचुरी में जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने प्रोपाउंड किया था, है ना। मॉन्टेस्क्यू ने इसको प्रतिपादित किया था, जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के जो अंग है, उनका जो तीनों अंग है सरकार के, कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, सेकंड इज लेजिस्लेचर एंड थर्ड इज जुडिशियरी। ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के जो तीनों अंग हैं उनका अलग अलग होना चाहिए। वो तीनों अंग अलग अलग काम करें, उनका काम अलग होना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति जो एक अंग का मेंबर है वो दूसरे का सदस्य नहीं हो सकता, तीसरे का नहीं हो सकता। मतलब ये तीनों जो है, तीनों पार्ट्स जो है गवर्नमेंट के, ये अलग अलग काम करें, एक दूसरे के साथ मतलब एक ही ना रहे, है ना, किसी एक ही में निहित ना रहे, एक ही शक्ति में। क्योंकि अगर ये एक ही शक्ति में निहित हो गए तो ये सिद्धांत ये कहता है, इस सिद्धांत की मान्यता है कि अगर ये एक ही बॉडी में निहित हो गए, वेस्ट हो गए, तो वहां पर निरंकुशता आ जाएगी या भ्रष्टता ज्यादा पनपेगी। तो इसलिए ये सिद्धांत कहता है कि भ्रष्टता को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कार्यों की निरंकुशता को रोकने के लिए क्या करना है? सिद्धांत के
देता है कि शक्तियों का पृथक्करण कर दीजिए, पावर्स को आपस में उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, सेपरेशन कर दीजिए पावर्स का, कि एक अंग जो है एक अंग का कार्य दूसरे से अलग हो, वो एक दूसरे के काम में कुछ भी दखलंदाजी ना करे, तो इस तरह से और किसी भी प्रकार की भ्रष्टा भी नहीं करे। तो ये सिद्धांत कह रहा है इस तरह से सरकार का प्रत्येक अंग जो है वो सेपरेट होना चाहिए और सेपरेट ही वो वर्किंग करे, ये बात है। अब हम लोग बात करें अगर इस जो प्रिंसिपल है आपका इसकी मान्यता के बारे में, तो अमेरिका जैसे देशों में इस प्रिंसिपल को माना गया है, वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया गया है, ठीक है। वहां पर सब जो पार्ट्स हैं उनकी पावर्स अलग अलग है, ठीक है। हम लोग बात करें लेकिन अगर इंग्लैंड जैसे देश की, तो वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है। अब हम लोग अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कठोरता से पालन नहीं किया गया है, फॉलो तो किया गया है लेकिन इतनी कठोरता से पालन नहीं किया गया जितना अमेरिका में किया गया, ठीक है। कैसे देखिए, हम लोग जैसे भारत की स्थिति जैसे हम देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, तो और संसदीय प्रणाली में ये हो ही नहीं सकता कि इस तरह से हम इस सिद्धांत को फॉलो करें, इस सिद्धांत पूरी तरह से कंप्लीटली फॉलो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत की झलक हमारे भारतीय संविधान में दिखती है। कैसे, जैसे आप जब देखते हैं तीनों अंगों को अलग अलग किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार या अंगों का अंग जो है आपस में जो ये बॉडी है वो निरंकुश ना हो जाए या भ्रष्टा नहीं हो, इस वजह से कार्यपालिका को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है। पढ़ा था ना हमने, है कार्यपालिका को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है, और साथ में ही जुडिशरी को पावर दी गई है किस बात की कि अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर संविधान के उल्लंघन का कोई कार्य करे तो जुडिशरी उन कार्यों को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है कि भाई अवैधानिक कृत्य आप कर रहे हैं, अनलॉफुल जो एक्ट्स आप कर रहे हैं उनको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। किसके पास पावर है? जुडिशरी के पास। तो इस तरह से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भारत के संविधान में पूरी तरह से तो नहीं अपनाया गया, लेकिन फिर भी इसकी झलक यहाँ पर दिखती है। कठोरता से इसका पालन नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी विशेषता हमें यहाँ पर मिलती है, क्योंकि हर अलग अलग अपने काम करते हैं, लेकिन फिर भी कार्यपालिका भाई जो यहाँ का मेंबर है वो यहाँ का मेंबर भी हो सकता है। कार्यपालिका जो है, जैसे हम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ते हैं तो वो संसद के सदन के सदस्य भी है ना, तो इस तरह से। और कार्यपालिका को विधायिका के ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। न्यायपालिका को पावर दे दी गई कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो यही इनके कामों पर रोक लगा दें। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से इस सिद्धांत को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया, मगर फिर भी माना गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड आर्टिकल 79। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इजीली, जो कि हमको समझ में आ गया कि किस तरह से पावर्स डिवाइडेड है, अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये आपका राज्यसभा एंड लोकसभा इन दोनों की संरचना के बारे में बात करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल।